हेलो एवरीवन। सो हम लोग कस्टम्स पढ़ रहे थे। हमारे कस्टम्स को हम लोग अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। कस्टम लॉ में हम लोग पढ़ रहे हैं। नाउ सिलेबस हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि कस्टम लॉ हमारे लिए 20 मार्क का आएगा। तो हर कस्टम के लेक्चर में आई विल ट्राई टू शो यू दिस स्क्रीन ऑफ द सिलेबस सो दैट आप लोगों को एक क्लियर आए कि हम लोग 20 मार्क के लिए कस्टम लॉ पढ़ रहे हैं, और जो भी 15-20 घंटे या 10 घंटे आप लोग पढ़ने वाले हो अभी, उसमें कस्टम लॉ का 20 मार्क का आपका एग्जाम का वेटेज कवर होने वाला है। चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। सो वी हैव कंप्लीटेड व्हाट इज टैक्स, व्हाई टैक्सेस आर लेविड, पावर टू लेवी टैक्सेस हमारा हो चुका है, बेसिक्स ऑफ कस्टम ड्यूटी हमारा हो चुका है, एंड देन टैक्सेबल इवेंट क्या है, रेट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी कैसे होती है, एक्सचेंज रेट फॉर इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स कैसे डिसाइड करते हैं, एक्सपोर्ट के लिए रेट क्या होता है, और सब स्पेशल केसेस हो चुके हैं। और ये पढ़ते समय हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिकल्स भी पढ़े हैं। तो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट से अभी हम लोग आगे अगर बढ़ते हैं तो आज का हमारा मेन एजेंडा है, हमें ये समझना है व्हाट आर टाइप्स ऑफ ड्यूटी। अब इसके ऊपर अगर अभी तक के टिल नाउ अगर मान लेते हैं 10 क्वेश्चंस आए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 8 क्वेश्चंस और मोर देन 8 क्वेश्चंस जो है वो थ्योरी आए, और एक आधा या 1 और 2 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिकल्स आए। तो आज हमारा मेन जो फोकस होगा, हमारा मेन फोकस आज होगा कि हम लोग जो भी थियोरेटिकल एंगल्स है इस पर्टिकुलर सब टाइप के, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी वो हम पढ़ लेंगे। और आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हर 3 एग्जाम में 1 या 2 बार आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एवरी 3 एग्जाम्स 1 और 2 यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स में या एमसीक्यू में हो, या फिर डिस्क्रिप्टिव में बड़ा क्वेश्चन हो, या फिर एक्सेप्शनल केसेस में प्रैक्टिकल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थियोरेटिकल एंगल इसका, एंड लेटर ऑन जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे वैल्यूएशंस के साथ, तो उस समय हम पढ़ेंगे इसके प्रैक्टिकल्स। तो चलिए आगे बढ़ते हुए, सो टाइप्स ऑफ कस्टम्स ड्यूटी अगर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी एग्जांपल्स या जो भी नाम या जो भी कंटेंट मैं यूज करने वाला हूँ, इट इज ओनली फॉर अवर एजुकेशनल एंड अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए। इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर कैसा कुछ रियल लाइफ में इंसिडेंस हुआ भी है कुछ कंट्रीज के बीच में, तो वो जस्ट एक कोइंसिडेंस समझना है, और हमें इसमें सिर्फ हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट लेके आगे बढ़ने का है। ज़्यादा मोरल आउटरीच लेने की जरूरत नहीं हमको कि सर ऐसा ही क्यों हुआ और यही का नाम क्यों लिया और वही नाम क्यों लिया। आई एम जस्ट यूजिंग देम फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग पर्पज। सो बढ़ते आगे। सो टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी पढ़ते समय सबसे पहले तो 2 मेजर टाइप्स ऑफ ड्यूटी आएंगी, एक आएंगे हमारी इम्पोर्ट ड्यूटी और एक आएंगे हमारे एक्सपोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी दी गई है कस्टम्स टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 में, और एक्सपोर्ट ड्यूटी दी गई है कस्टम्स टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 2 में। तो ये शेड्यूल 1 में इम्पोर्ट ड्यूटी दी गई है और शेड्यूल 2 में एक्सपोर्ट ड्यूटी दी गई है। ये दोनों नाम नंबर के साथ हमें याद चाहिए। अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि सर इम्पोर्ट ड्यूटी कहाँ दी है, तो वो दी गई है कस्टम्स टैरिफ एक्ट के शेड्यूल 1 में। एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ दी गई है, तो सर वो कस्टम्स टैरिफ एक्ट के दी गई शेड्यूल 2 में। तो ये मुझे याद चाहिए ऑब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू के लिए, या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मेरा आंसर बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने पहले भी लेक्चर्स में कहा था कि हमारा मेजर फोकस होगा इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर, एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर हमारा मेजर फोकस होता नहीं है। सर एक्सपोर्ट ड्यूटी के ऊपर हमारा मेजर फोकस क्यों नहीं होता? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स टू प्रमोट अवर एक्सपोर्ट, इसीलिए एक्सपोर्ट ड्यूटी में देखिए ज़्यादा कुछ ड्यूटी है नहीं, सिर्फ एक हेडिंग दे दिया गया एक्सपोर्ट ड्यूटी। बाकी इम्पोर्ट ड्यूटी के अंदर ये बहुत सारी ये ड्यूटीज दी गई है, राइट। तो इम्पोर्ट ड्यूटी में क्या क्या आएगा, एक आएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी, इसके दो सब टाइप्स आते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट ऑफ ड्यूटी आता है और एक प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी आता है। Then there is additional duty of customs, then there are special additional duties of customs, then there are protective duties, safeguard duties, countervailing duties on subsidized articles or items, and then there is anti-dumping duty। और लास्ट में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अबाउट एक्सपोर्ट ड्यूटी। बट मेजर फोकस रहेगा हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी के ऊपर एंड ये सब टाइप्स के ऊपर, इनके थ्योरेटिकल एंगल्स के ऊपर आज के लेक्चर में। इनका जो प्रैक्टिकल एंगल्स है वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले कस्टम ड्यूटी के 2 टाइप्स, एक इम्पोर्ट ड्यूटी और एक हमारा एक्सपोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 में लेवी किया जाएगा, और एक्सपोर्ट ड्यूटी एज पर सेकंड शेड्यूल ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट 1975 के तहत लेवी किया जाएगा। और इम्पोर्ट ड्यूटी में कुछ टाइप्स है, बेसिक कस्टम ड्यूटी यानी बेसिक बीसीडी, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, सेफगार्ड ड्यूटीज, एंटी सब्सिडी ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, आईजीएसटी एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस,
और ये बाकी एक्सपोर्ट में कुछ चिंटू पिंटू ड्यूटीज ले भी करते हैं। सर ये सेक्शन नंबर्स याद रखने हैं क्या कि सर बीसीडी सेक्शन 12 में दिया गया है, प्रोटेक्टेड ड्यूटी सेक्शन 6 में दिया गया है, सब्सिडी का एंटी सब्सिडाइज ड्यूटी जो है वो सेक्शन 9 में दिया गया है। याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो चिंता नहीं करने का। जो मैं वीडियोस में या आपको सेशंस में बता रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर चीज़ें हमें याद चाहिए तो वो तो याद चाहिए ही चाहिए। जैसे हमने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी दी गई है फर्स्ट शेड्यूल में और एक्सपोर्ट ड्यूटी दी गई है सेकंड शेड्यूल में, ये तो हमें 100% याद चाहिए, इसके लिए कोई आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। हाँ बट बाकी के सेक्शंस याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहा तो कोई मोरल आउटरीच लेने का नहीं, ज़्यादा दिमाग खपाने का नहीं, क्योंकि हमारे पास में बहुत सारे लॉज हैं। जैसे लॉ नाम का एक सब्जेक्ट है, उसमें आपको वेरियस लॉज है, वेरियस एक्ट्स है, उनके सेक्शंस भी आपको याद रखने हैं। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स लॉ है, उसके भी सेक्शंस आपको याद रखने हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में ये सब कुछ है, जीएसटी के भी कुछ सेक्शंस है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन है तो वेरी गुड, उनके बाहर कोई सेक्शन पूछा तो हम लोग स्किप कर सकते हैं, या 1 या 2 मार्क का आपका रिस्क है, बट वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में हमें वो रिस्क लेने में फ़ायदा होता है, बिकॉज जितना एफर्ट आप बाकी के सेक्शन से याद करने में डालोगे उतने ही एफर्ट में आपको ज़्यादा मार्क्स का कुछ याद कर लो। अदरवाइज अगर आपको रट्टा मारना है तो हम तो हर सेक्शन दे रहे हैं आपको, यहाँ पे रट्टा मार लो। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बढ़ने से पहले याद रखना है हमें कि शेड्यूल 1 में दी गई है इम्पोर्ट ड्यूटी, शेड्यूल 2 में दी गई है हमें एक्सपोर्ट ड्यूटी। ज़्यादा फोकस रखना है थ्योरेटिकल एंगल्स की तरफ। थ्योरेटिकल एंगल्स में क्या समझना है, ड्यूटी का टाइप क्या है, ये ड्यूटी कब लेवी करते हैं, ये ड्यूटी क्यों लेवी करते हैं, वाई दिस ड्यूटी इज लेविड, और इसके कुछ कंडीशंस क्या है, और एट सम प्लेसेस आपको ईयर्स या टाइम वगैरह दिया होगा तो ईयर एंड टाइमलाइंस क्या है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी जो कि लेवी की जाती है एज पर सेक्शन 12 ऑफ द कस्टम्स एक्ट। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी में 2 टाइप्स होते हैं, एक नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी और एक प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। हम लोग ये समझे उसके पहले समझ लीजिए कि कस्टम्स टैरिफ एक्ट क्या है। जैसे टैरिफ एक्ट एक वर्ड कई जगह पर आया है। टैरिफ एक्ट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ रेट शेड्यूल। रेट शेड्यूल मतलब क्या, जैसे अगर आप किसी होटल में कुछ खाना खाने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको एक मेन्यू कार्ड मिलता है, जहाँ पे दिया जाता है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, उसका मेजरमेंट मतलब पर प्लेट है या पर यूनिट है, हाउ इट इज टू बी सर्व्ड, और उसका रेट। सिमिलरली कस्टम टैरिफ एक्ट में क्या दिया गया है, हर एक गुड्स का नाम लिखा गया है और उसके ऊपर ड्यूटी कितनी लेवी करेंगे वो दी गई है। तो कई बार आपको पूछ लेते हैं व्हाट आर नेम्स ऑफ द कस्टम्स टैरिफ एक्ट के हेडिंग्स, यानी कॉलम हेडिंग्स जो है कस्टम टैरिफ एक्ट में जो कॉलम्स आ रहे हैं उन कॉलम्स के हेडिंग्स का नाम क्या है। तो मेजरली कस्टम टैरिफ एक्ट में 4 ही कॉलम हेडिंग्स आते हैं। एक आता है सीरियल नंबर, जिसको हम दूसरे नाम में कह सकते हैं HSN कोड। HSN कोड मतलब हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, यानी ये HSN क्या है, जैसे आप लोगों का कुछ नाम होगा, रमेश, सुरेश, चिंटू, पिंटू, झिंगा लाला, हुल्लू लुल्लू, हर एक पर्सन का पर्टिकुलर कुछ नाम है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जाता है। वैसे ही ग्लोबली प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो गैट के तहत या WTO के तहत बनाया गया है। तो हर एक प्रोडक्ट का एक कोडिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं HSN कोड। HSN के ऊपर इन डिटेल में हम पढ़ेंगे GST लॉ के अंदर में, क्योंकि GST में उसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं। बट अभी आपको याद रखना है HSN क्या है। तो सर HSN स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। फुल फॉर्म के साथ में आपको याद होना चाहिए, कस्टम में भी सवाल आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन HSN कोड। तो सर HSN स्टैंड्स फॉर हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट की कोडिंग सिस्टम है, राइट। तो सबसे पहला कॉलम हेडिंग आएगा हमारे कस्टम्स टैरिफ एक्ट में HSN कोड, जहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का HSN कोड दिया रहेगा। दूसरा कॉलम हेडिंग आएगा उसका डिस्क्रिप्शन, कि क्या है डिस्क्रिप्शन, प्लास्टिक बॉल्स है, स्टील रॉड्स है, या क्लोथ है, या पेपर है, क्या है उसका डिस्क्रिप्शन। तीसरा आएगा उसका मेजरमेंट यूनिट, मतलब पर केजी है, पर टन है, पर मीटर है, पर सेंटीमीटर है, पर मिलीमीटर है, पर ग्राम है, मिलीग्राम है, उसका मेजरमेंट यूनिट। और लास्ट में उसका बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना आएगा वो। तो बेसिकली 4 मेजर कॉलम्स आएंगे हमारे पास। एक आएगा सीरियल नंबर, या इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे HSN कोड। दूसरा आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमोडिटीज, कमोडिटी का डिस्क्रिप्शन क्या है। तीसरा आएगा उसका मेजरमेंट यूनिट, हाउ यू आर गोइंग टू मेजर इट। चौथा आएगा उसका कस्टम ड्यूटी का रेट। अब ये 4th कॉलम में 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी और एक प्रिफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी।
नॉर्मल रेट और प्रिफरेंशियल रेट। अब सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो प्रिफरेंशियल रेट, एज द नेम सजेस्ट, वी आर गिविंग प्रिफरेंस टू समथिंग, मीन्स ये जो प्रिफरेंशियल रेट है हमारा, इट विल बी ऑलवेज लेस देन माई नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी। जो हमारा प्रिफरेंशियल रेट है, इट विल बी ऑलवेज लेस देन माई नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज के साथ में कुछ ग्लोबल और इंटरनेशनल अग्रीमेंट साइन किए गए हैं फॉर वेरियस पर्पजेस, इकोनॉमिकल पर्पज है, पॉलिटिकल पर्पज है, हमारे कंट्री का सिक्योरिटी का पर्पज है। तो उन अग्रीमेंट्स के तहत वी गिव प्रिफरेंसेस टू सम कंट्रीज, राइट? उनको अगर प्रेफरेंस देते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई मान लेते हैं पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं एक बॉल, है ना, प्लास्टिक बॉल हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं मान लेते हैं। प्लास्टिक बॉल पे नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी सर हम चार्ज कर रहे हैं 15% इंपोर्ट ड्यूटी। बट अगर प्रिफरेंशियल कंट्री से इंपोर्ट करूं, जिसको मैं प्रिफरेंस दे रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि सर जो मेरा नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी है फॉर एग्जांपल 15%, उससे मैं कम ड्यूटी चार्ज करूंगा, मान लेते 12% या 10%, सो दैट वो जो पर्टिकुलर कंट्री है जिसे मुझे प्रेफरेंस देना है, जिसका मेरे साथ में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, उसे वो कम रेट मिले। सो व्हाट डज इट मीन? नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी एक अलग रहेगा और प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी मे बी अवेलेबल, मे नॉट बी अवेलेबल, एंड प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी विल बी लेस देन माय नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी। तो प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी लेने की कंडीशंस क्या है? सबसे पहले स्पेसिफिक क्लेम फॉर प्रेफरेंशियल रेट मस्ट बी मेड बाय द इंपोर्टर, यानी जो पर्सन इंडिया में वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है उसे स्पेसिफिक क्लेम करना पड़ेगा। इंपोर्ट मस्ट बी फ्रॉम प्रेफरेंशियल एरिया एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब अगर हमने यूएसए को प्रेफरेंस दिया है तो इंपोर्ट मस्ट बी फ्रॉम यूएसए, एंड द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन सच प्रेफरेंशियल एरिया। कैसा होता है अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले तो हमने समझ लिया कि सर बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, तो ये चार्ज की जाएगी कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया में जब हम इंपोर्ट करेंगे तो बेसिक कस्टम ड्यूटी विल बी चार्ज, राइट? इंपोर्ट के लिए शेड्यूल 1 में जो दी गई है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी किए थे, राइट? जस्ट टू हैव अ फ्लायर की थ्योरी प्रैक्टिकल सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो सर बेसिक कस्टम ड्यूटी कहाँ दी गई रहेंगी? सर ये दी गई रहेंगी कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम्स टैरिफ एक्ट क्या है सर? तो सर कस्टम टैरिफ एक्ट इज लाइक अ रेट शेड्यूल, जहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स के ऊपर कितना इंपोर्ट ड्यूटी या कितना एक्सपोर्ट ड्यूटी हमें चार्ज करना है उसका रेट दिया गया है। तो कस्टम टैरिफ एक्ट के सर मेजरली 4 कॉलम हेडिंग्स होंगे। एक होगा सीरियल नंबर या फिर HSN कोड, दूसरा होगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमोडिटी या गुड्स, तीसरा होगा उसका मेजरमेंट यूनिट, चौथा होगा उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी। और उसमें 2 पार्ट्स हो सकते हैं सर, एक नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी और एक हो सकता है मेरा प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। सर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी क्या है? तो सर ये वो ड्यूटी का रेट है जहाँ पर हम कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज को प्रेफरेंस देते हैं, तो ये रेट जो होगा वो नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी से जनरली क्या होगा? कम होगा, नॉर्मल ड्यूटी के रेट से लेस होगा, बराबर। अब सर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अगर मुझे लेना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस है? सबसे पहले फर्स्ट, इंपोर्टर को फायदा होने वाला है, ड्यूटी कम चार्ज करेगा तो इंपोर्टर की कॉस्ट कम होने वाली है, तो इंपोर्टर हैज टू अप्लाई गवर्नमेंट के पास में कि सर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल। फिर इंपोर्टर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि सर ये उन्हीं कंट्री से इंपोर्ट किया गया है जिस कंट्री से प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल है। और थर्ड, सर ये वही प्रोडक्ट है जिसके ऊपर प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल है। एक फोर्थ और कंडीशन वो हम बाद में समझेंगे, पहले ये 3 कंडीशन समझ लेते हैं। इंपोर्टर को अप्लाई करना है, नॉर्मल चीज है। दूसरा, मान लेते हैं यूएसए से हम लोग अगर वो प्लास्टिक बॉल्स इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अवेलेबल है, तो सेम बॉल अगर मैं यूएसए के जगह यूके से इंपोर्ट करूं तो वहां पर मुझे प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज हमारा अग्रीमेंट किसके साथ में है? यूएसए के साथ में। so those goods must be imported from that country to which preferential rate is available। और इसके अलावा वो वही प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिसके लिए प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल है। मतलब जैसे हमने कहा यूएसए और प्लास्टिक बॉल, इन दोनों के लिए प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल है। तो अगर मैं यूएसए से अगर कोई कपड़ा इंपोर्ट करूं, क्लॉथ इंपोर्ट करूं, इसके लिए तो प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल नहीं है, तो ये क्लॉथ के ऊपर प्रेफरेंशियल रेट मिलने वाला नहीं है। तो 3 कंडीशंस में एक बार फिर से रिपीट कर दूं। पहली बात, इंपोर्टर को अप्लाई करना है कि सर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या इस पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल है। दूसरा, ये इंपोर्ट वही से होना चाहिए जिस कंट्री से प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल है।
तीसरा, ये वही प्रोडक्ट्स होने चाहिए जिनके लिए प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी अवेलेबल। इसके अलावा एक और कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, जिसको मैं मानता हूं, द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन सच प्रेफरेंशियल एरिया। अब जैसे इसका क्या जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने यूएसए को प्रेफरेंशियल रेट दिया है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं यूके वाला एक पर्सन, ठीक है, तो ये यूके वाला पर्सन क्या करेगा, अब इसको तो प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल नहीं है, तो यूके वाला पर्सन अपना माल पहले यूएसए को देगा कि भाई यूएसए में डमी कंपनी बना दिया मैंने, तो यूके से माल यूएसए में गया, और फिर यूएसए से ये माल कहां पर आया, इंडिया में आया, तो इंडिया वाला को बोलेगा नहीं नहीं अब हमें प्रेफरेंशियल रेट दो। तो हमने कंडीशन डाल दिया दैट गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन सच प्रेफरेंशियल एरिया। मतलब हम लोग क्या कहेंगे, भले ही ये प्रोडक्ट हमने यूएसए से इंपोर्ट किया, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट यूएसए में मैन्युफैक्चर हुआ है? आंसर इज नो। वो बंदा बोलेगा नहीं नहीं ये मैन्युफैक्चर यूके में हुआ था, यूके से यूएसए में आया और यूएसए से इंडिया में आया, तो हम बोलेंगे भैया आपको प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल नहीं है, आपको नॉर्मल रेट ऑफ ड्यूटी पे करना पड़ेगा। इसे प्लेस ऑफ ओरिजिन रूल्स भी कहते हैं। व्हाट आर दिस प्लेस ऑफ ओरिजिन रूल? आपको डिटेल में सीए में फाइनल लेवल पर पढ़ना है, अगर आप इंटर पास हो जाते तो फाइनल में भी कस्टम लॉ है, तो उसका एक्सटेंडेड वर्जन होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन रूल, कि फ्रॉम वेयर गुड्स आर ओरिजिनेटेड। इसका लिंक जीएसटी में भी लगता है, बट दैट यू नीड टू स्टडी इन द फाइनल लेवल। अभी आपको सिर्फ इतना समझना है दैट पर्टिकुलर गुड्स उसी कंट्री से मैन्युफैक्चर होना चाहिए जहां के लिए प्रेफरेंशियल रेट दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल है यूएसए में, तो कोई तीसरी कंट्री वाला आदमी यूएसए में गुड्स भेजे, मतलब मान लेते गुड्स मैन्युफैक्चर हुए यूके में, यूके से गुड्स यूएसए में भेजे और यूएसए से वो गुड्स इंडिया में आए और बोला हमें प्रेफरेंशियल रेट दो। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग बोलेंगे कि गुड्स मैन्युफैक्चर यूएसए में नहीं हुए, यानी उस कंट्री में नहीं हुए जिसके लिए हमने प्रेफरेंशियल रेट दिया था, तो आपको प्रेफरेंशियल रेट मिलने वाला नहीं है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। बट मतलब सर एक बार क्विकली देख लेते हैं, सर बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है? तो सर ये कस्टम टैरिफ एक्ट के हिसाब से लेवी करते हैं। टैरिफ एक्ट के 4 कॉलम हेडिंग्स होते हैं, एचएसएन कोड या सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमोडिटीज और गुड्स, मेजरमेंट यूनिट और रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी में सर 2 कॉलम हो सकते हैं, नॉर्मल रेट और प्रेफरेंशियल रेट। सर प्रेफरेंशियल रेट विल बी लेस देन नॉर्मल रेट। प्रेफरेंशियल रेट अप्लाई करने के लिए 4 कंडीशन को हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। पहला, इंपोर्टर हैज टू अप्लाई फॉर द प्रेफरेंशियल रेट। दूसरा, गुड्स should be imported from that country for which preferential rate is available। तीसरा, उस कंट्री से वही गुड्स इंपोर्ट करो जिसके लिए प्रेफरेंशियल रेट अवेलेबल है। और चौथा, गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड इन सच प्रेफरेंशियल एरिया। अगर ये होता है तो इस पर्टिकुलर स्लाइड के ऊपर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, कई बार आपके एग्जाम में 2 मार्क या 4 मार्क का सवाल पूछा गया है मनी टाइम्स, और कंटेंट आपको यही लिखना है जो हमने अभी पढ़ा। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले मैं आपको रिमाइंडर दे दूं कि मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग पेन पेंसिल नोटबुक लेकर बैठते हो, और जो भी मैं एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दे रहा हूँ आप उसकी नोटिंग करते चल रहे हो, है ना। अब इसमें कुछ ऐसे भी अनमोल रतन हो गए जो मेरे वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड वे में लेके देखेंगे, सर 1.5 स्पीड से देखे, डबल स्पीड से देखे, तो प्लीज डोंट डू दैट। डबल स्पीड से देखने के चक्कर में आपको ऐसा लगेगा कि आपने वीडियो तो कंप्लीट कर लिया बट एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए। कुछ लोग बोलेंगे कि सर वीडियो देख लेते हैं नोटिंग नहीं करते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि एग्जाम में आपको यही चीज लिखनी है, तो आपको ये चीज आपके नोटबुक में लिखी हुई होनी चाहिए ताकि कल जाके आप रिवाइज कर पाओ। क्योंकि जो ये पर्टिकुलर स्लाइड पे डेटा है, वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, मान लेते हैं 4 मिनट्स या 5 मिनट्स के अंदर, बट आप लोगों को रीड करने में जाएगा सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट, और आप उसको लर्न भी कर सकते हो अच्छे से। तो वीडियो देखते समय वेर एवर रिक्वायर्ड वीडियो को पॉज करके डेटा का नोटिंग करते रहो, लिखते रहो। आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगी या सॉफ्ट कॉपी में सारे नोट्स का भी मिलेगा, बट टिल दैट टाइम आप ये लिखते चलो। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम वैसे उतने आप मैच्योर हो, बट स्टिल मैंने बता दिया। तो पहला टाइप्स ऑफ ड्यूटी हो गया मेरा बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब
दूसरा टाइप ऑफ ड्यूटी है मेरा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, IGST। अब सर ये GST का पंगा यहाँ क्यों आ गया, ये समझने के लिए लेट्स हैव फर्स्ट पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। सो मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर गुड्स है, दीज आर गुड्स, दीज गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन यूएसए में, एज वेल एज दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 रुपीज है यूएसए में भी और इंडिया में भी 1000 रुपीज है। तो इसलिए ये प्रोडक्ट यूएसए से इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है 1000 रुपीज। तो एज सच तो कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए हमें, सर दैट इज ओके, ऐसा ही होना चाहिए और ऐसा ही हो रहा है। सेम थिंग शुड हैपन एंड सेम थिंग इज हैपनिंग, इट्स ओके, फेयर इनफ। लेकिन इंडिया में अगर आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो या सेल करते हो या सप्लाई करते हो तो इंडिया में चार्ज किया जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। तो मान लेते हैं इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया में GST हमने चार्ज किया 120 रुपए, इसीलिए इंडिया में इसकी प्राइस होगी 1120। मतलब ये सेम प्रोडक्ट जब कोई बंदा मैन्युफैक्चर करके आएगा इंडिया में तो इसके ऊपर हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 प्लस GST चार्ज करके 1120 रुपए में देंगे। लेकिन यही प्रोडक्ट जब हम यूएसए से इंडिया में इंपोर्ट करेंगे तो 1000 में आएगा। तो कंज्यूमर कौन सा परचेस करेगा, जिसकी प्राइस कम है। प्राइस तो कम हमारी इंपोर्टेड गुड्स की है 1000 वाले की, क्योंकि इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस कितनी है 1000 रुपीज और इंडिया के मैन्युफैक्चर की प्राइस कितनी है 1120 रुपए। तो इंपोर्ट बढ़ेगा तो यूएसए का सेल बढ़ रहा है, तो इंडिया के लिए सही नहीं है। सो वी आर थिंकिंग व्हाट टू डू नाउ। इंडियन बिजनेसमैन कहेगा कि आप एक काम करो मोदी जी, एक काम कीजिए, आप यू डू वन थिंग, हमें कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए आप इंडिया से भी ये GST हटा दीजिए, आप ये GST इंडिया से भी हटा दीजिए। आप बोले सर हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 है और यूएसए से इंपोर्ट का भी कॉस्ट 1000 है, आप सेम बोले वी आर नो एट, ऐसा कर दो। लेकिन ऐसा अगर करेंगे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा, बराबर है। सो गवर्नमेंट हैव सम डिफरेंट प्लान, गवर्नमेंट के पास में कुछ और प्लान है। सो गवर्नमेंट क्या कहती है, टू फाइट विद दिस वी विल चार्ज IGST ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट, IGST ऑन द इंपोर्टेड प्रोडक्ट, कितना इक्विवेलेंट टू GST लेविड इन इंडिया। मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर इंडिया में जितना GST लेवी करते हैं ना, मैं उतना ही उसके ऊपर IGST चार्ज करूंगा। तो बोले मैं इंपोर्ट के ऊपर भी IGST चार्ज करूंगा 120 रुपए। अब बोले इसकी इंपोर्टेड की प्राइस इंडिया में भी कितनी होगी 1120 रुपए। अब बोलो बोले अब सब कुछ सेम हो गया, राइट। मतलब टू कंपेंसेट इंडिया वाले को हमने IGST चार्ज किया। अब जैसे ये 1120 कॉमन हो जाएगा, जो यूएसए से जो इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है वो कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा तो बोले नाउ इट इज गुड डन, वेल डन। अब बोले इंपोर्टर की इंपोर्टेड की प्राइस और बोले डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर की प्राइस दोनों सेम है, ये सही हुआ। बोले अब ये करेक्ट है। तो ट्रम्प साहब रोते रहेंगे बट हम कहेंगे कि नहीं, हमें हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मतलब अगर कोई प्रोडक्ट इंडिया में हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो उस इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर IGST लेवी किया जाएगा, कितना इक्विवेलेंट टू उस सिमिलर प्रोडक्ट पे इंडिया में जितना GST लेवी किया जाएगा, सो दैट वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइस और इंडियन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट की प्राइस दोनों क्या रहे, सेम रहे, बराबर है। तो एक बार क्विकली यही सारी चीज हम एक बार क्विकली देख लेते हैं कि व्हाट इज दिस IGST। तो मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है यूएसए में भी एंड दिस प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एज वेल, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो है 1000 रुपीज इन यूएसए, 1000 रुपीज इन इंडिया, दोनों में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है। लेकिन इंडिया में हम लोग चार्ज करते हैं GST 120 रुपए इस प्रोडक्ट के ऊपर, ऐसा मान के चल रहे हैं। इसीलिए प्राइस इन इंडिया हो जाएगी इसकी 1120। मतलब अगर ये प्रोडक्ट इंडिया में जब मैन्युफैक्चर करेगा कोई बंदा तो बोलेगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 1000 एट GST इन इंडिया 120, तो टोटल इसकी प्राइस होगी इंडिया में 1120। सो इससे क्या होगा, इंपोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइस रहेंगे 1000 वेराज इंडिया में मैन्युफैक्चर किए हुए की प्राइस रहेंगे 1120। तो इंपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया को लॉस होगा। तो इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट सोचेगी नहीं ये तो गलत हो रहा है, मुझे मेरे GST की वजह से इसकी प्राइस बढ़ रही है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, मैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट के ऊपर भी क्या चार्ज करूंगा, IGST चार्ज करूंगा। IGST हम कितना चार्ज करेंगे,
इक्विवेलेंट टू जीएसटी लेविड ऑन सिमिलर प्रोडक्ट इन इंडिया। तो बोले इस प्रोडक्ट पे इंडिया में जीएसटी कितना लेवी करते हैं सर, बोले 120 रुपए। तो मैं बोलूंगा इसके ऊपर भी मैं इंपोर्ट के समय आईजीएसटी चार्ज करूंगा 120 रुपए। अब देखिए बोले सर इंपोर्टेड की प्राइस भी हो गई 1120 और इंडिया की प्राइस होगी 1120। इसके वजह से क्या होगा, इंडिया का सेल बढ़ेगा, तो इंडिया में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इंपोर्ट कम होगा, तो यूएसए से एक्सपोर्ट कम हो जाएगा। नाउ इट इज फेयर डील टू एवरीवन, राइट? सो दिस इज व्हाट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मतलब आईजीएसटी विल बी लेविड ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट at the rate similar to GST levied on similar products in India। ये जो पूरा पोथी मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपके एग्जाम का आंसर। प्रैक्टिकल जब आएगा तब हम आईजीएसटी चार्ज करना भी सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। अब ये कॉम्पेंसेशन सेस क्या है? तो जैसे देखिए यहाँ पे ये कॉम्पेंसेशन सेस लेवी किसके ऊपर करते हैं? तो कॉम्पेंसेशन सेस इज लेविड ऑन टू काइंड्स ऑफ, एक तो डीमेरिट गुड्स जैसे कि सिगरेट, टोबैको, कोल, या फिर लग्जरी गुड्स, यानी जो सिगरेट, टोबैको, गुटखा आप लोग खा रहे हो उसके ऊपर हम कंपेंसेशन सेस लेंगे, या जो मेरी लग्जरियस कार्स है उसके ऊपर भी हम कंपेंसेशन सेस लेंगे, राइट? तो कंपेंसेशन सेस इज लेविड। सर यहाँ पे जीएसटी रिजिम वर्ड क्यों आया, बार बार जीएसटी वर्ड क्यों आ रहा है, हम कस्टम पढ़ रहे हैं, चिंता नहीं करने का, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, दोनों लिंक्ड है। ये सेम चीज जीएसटी में भी आएगी, तो वहाँ पे आपकी रिपीट होगी। जीएसटी में भी इसका आंसर का कंटेंट यही रहेगा और कस्टम्स में भी इसके आंसर का कंटेंट सेम रहेगा, तो हमारे लिए फायदा है। एक बार प्रिपेयर करो, 2 बार इसका जवाब क्वेश्चन आने के चांसेस है, हमारा तो फायदा है ना। तो हम पढ़ेंगे 2 जगह पर, एग्जाम में क्वेश्चन कहीं पर भी आए, किसी भी जगह पर आए, आंसर विल बी सेम। So compensation cess will be charged on luxury products like high-end cars and demerit commodities like pan masala, tobacco and aerated drinks for the period of 5 years। ये भी याद रखना है कि initially compensation cess कितने years के लिए? 5 years के लिए, in order to compensate state for the loss of revenue। मतलब compensation cess किसके ऊपर लेवी करते हैं सर? कोल, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड ड्रिंक्स, मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा, इसके ऊपर हम क्या लेवी करते हैं? कंपेंसेशन सेस। ये रेट या फिर ये सेस का रेंज, ये सब कुछ याद नहीं रहा तो चलेगा, कोई वादा नहीं है अपने। मेजर क्या याद रखना है सर? कंपेंसेशन सेस किसके ऊपर चार्ज करते हैं? लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर चार्ज करते हैं या फिर डीमेरिट गुड्स के ऊपर चार्ज करते हैं, राइट? इनिशियली कितने ईयर्स के लिए सर? ये 5 ईयर्स के लिए। और किसके ऊपर ये लेवी किया जा रहा है? ये कुछ उसके एग्जांपल्स है सर, कोल, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड ड्रिंक्स एंड मोटर व्हीकल्स। मतलब क्या याद रखना है हमें कि सर कॉम्पेंसेशन सेस जो है ये चार्ज किया जाता है एक तो लग्जरी प्रोडक्ट्स के ऊपर या तो डीमेरिट प्रोडक्ट्स। इनिशियली कितने ईयर्स के लिए है सर? ये 5 ईयर्स के लिए। एग्जाम्पल क्या है सर जिनके ऊपर कॉम्पेंसेशन सेस है? कोल, पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड ड्रिंक्स एंड मोटर व्हीकल्स, ये उसके कुछ क्या है? एग्जाम्पल। 3 ड्यूटीज पढ़ी हमने अभी तक, एक बेसिक कस्टम ड्यूटी, एक आईजीएसटी और इंपोर्ट, और एक पढ़ा है कंपेंसेशन। बढ़ते हैं अगले ड्यूटीज की तरफ। अगले ड्यूटीज की तरफ बढ़ने के पहले जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड आया ट्रेड बैरियर, बहुत न्यूज में आजकल ट्रेड बैरियर, ट्रेड वॉर। सिंस ये चीजें न्यूज में है तो एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग कि एग्जाम में एक आधा सवाल आएगा टाइप्स ऑफ ड्यूटी के ऊपर थ्योरी में। सो ट्रेड बैरियर्स मतलब इसमें 2 तरह की ड्यूटीज आती है, एक तो आता है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज और एक तो आता है सेफ गार्ड ड्यूटीज। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, ये दोनों ड्यूटीज लेवी की जाती है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मेरे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं क्या चार्ज करता हूँ? एक तो प्रोटेक्टिव ड्यूटीज चार्ज करता हूँ या तो सेफ गार्ड ड्यूटीज चार्ज करता हूँ। A protective duty, a duty imposed on imported goods for the protection of the interest of any industry established in India, और ये चार्ज की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। बस रट्टा मार लो और कुछ नहीं करना। तो किसी ने पूछा प्रोटेक्टिव ड्यूटी क्या है सर? तो ये चार्ज की जाती है टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री और ये चार्ज की जाती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द टैरिफ कमीशन। फिर आगे आता है सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी क्या है? इट इज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक। मतलब क्या है? अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का
इंडिया में इंपोर्ट सडनली बढ़ गया, देयर इज सडन इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन इंडिया, सडन इंक्रीज, सडनली बढ़ गया, तो क्या होगा, सप्लाई ज्यादा आएगा बट डिमांड तो उतनी ही है। तो अगर सप्लाई ज्यादा रहेगा, डिमांड तो उतनी ही रहेगी, तो उसकी प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो इसकी प्राइस अगर कम होगी तो मेरे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को क्या होगा, नुकसान होगा। तो इस केस में, इन केस देयर इज सडन इंक्रीज इन इंपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, तो हम क्या चार्ज करते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी। और ये सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज की जाएगी उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर या उसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर जिसका इंपोर्ट सडनली बढ़ा है। इसलिए हम कहते हैं सेफगार्ड ड्यूटी इज व्हाट, प्रोडक्ट स्पेसिफिक। The duties import under this section will be initially enforced for a period of 4 years from the date of its imposition and can be extended with the total period of levy not exceeding up to 10 years. मतलब जैसे मान लेते हैं आज मुझे पता चला कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, इसका इंपोर्ट सडनली बढ़ गया, तो मैं इसके ऊपर क्या चार्ज करूंगा, सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज करूंगा। तो आज अगर मैंने सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज किया तो मैक्सिमम कितने साल के लिए हो सकता है, ये 4 इयर्स के लिए हो सकता है, 4 साल के लिए हो सकता है। मतलब गवर्नमेंट बोल सकती है 1 साल के लिए है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, बट मैक्सिमम कितना, 4 इयर्स। लेकिन ये 4 ईयर का पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स। यानी 4 साल खत्म हो गए, गवर्नमेंट को लगा कि नहीं यार मुझे आज भी सेफगार्ड ड्यूटी चाहिए, तो गवर्नमेंट बोलेंगे ठीक है भाई और 6 साल के लिए ले लो। तो इनिशियली 4 साल के लिए था, 6 साल के लिए और ऐड किया, टोटल कितना हुआ, 10 साल। ठीक है, तो सेफगार्ड ड्यूटी कहाँ पे चार्ज की, सेफगार्ड ड्यूटी कैसी है, इट इज अ प्रोडक्ट स्पेसिफिक। ये चार्ज कब करते हैं, व्हेन देयर इज सडन इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन इंडिया। इनिशियली ये 4 इयर्स के लिए रहेगी, इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स। और safeguard duty shall not apply to articles imported by 100% export oriented undertaking EOU or units in free trade zone FTZ or in special economic zone SEZ unless specific limit applicable। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये सारी चीज आपको रट्टा मारनी है, ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी। कई बार फिल इन द ब्लैंक में आया है सेफगार्ड ड्यूटीज लेविड फॉर डैश पीरियड, तो आंसर आना चाहिए 4 साल। इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू डैश ईयर्स, तो आना चाहिए 10 ईयर्स। सबसे पहले प्रोटेक्टिव ड्यूटीज एंड सेफगार्ड ड्यूटीज ये लेवी की जाती है टू प्रोटेक्ट माय डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और ये क्यों लेवी की जाती, ये लेवी की जाती है अलग अलग पर्पजेस के हिसाब से। प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लेवी करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ टैरिफ कमीशन। सेफगार्ड ड्यूटी, ये ड्यूटी सर प्रोडक्ट स्पेसिफिक है, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी स्पेसिफिक ड्यूटी है ये। अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का या कमोडिटी का इंडिया में इंपोर्ट सडनली बढ़ जाता है तो मैं क्या चार्ज करूंगा, सेफगार्ड ड्यूटी चार्ज करूंगा। इनिशियली ये कितने साल के लिए होगा, 4 इयर्स के लिए होगा। ये पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 10 इयर्स। और ये अगर कोई प्रोडक्ट यूयू इंपोर्ट कर रहा है, एफटीजेड इंपोर्ट कर रहा है या एसजेड इंपोर्ट कर रहा है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है अनलेस स्पेसिफिक लिमिट एप्लीकेबल। यूयू मतलब क्या सर, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड अंडरटेकिंग। एफटीजेड मतलब क्या सर, फ्री ट्रेड जोन। एसजेड मतलब क्या सर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये सारा क्या करना है, लर्न करना है, रटना है। अगर आपको कुछ नहीं समझा तो आप लोग नोट डाउन करके रखो आपके पर्टिकुलर क्वेरीज या पॉइंट्स, और लाइव सेशन में मुझे पूछ सकते हो या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हो, राइट। अगर आप पूछते हो तो स्लाइड नंबर यहाँ पे जो दिया है 10 नंबर की स्लाइड है ये, इसके साथ में अगर नोटिंग करके रखो तो मेरे लिए भी आसानी होगी आपको आंसर करने के लिए किसी 10th नंबर के स्लाइड में प्रॉब्लम। ठीक है, 5 तरह की हमने ड्यूटीज पढ़ी अभी। ठीक है, 5 तरह की, कौन सी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसमें नॉर्मल रेट एंड प्रिफरेंशियल रेट, आईजीएसटी बराबर है, कॉम्पेंसेशन सेस जो डीमेरिट गुड और लग्जरीज गुड्स पे लेवी करते हैं, प्रोटेक्टिव ड्यूटीज एंड सेफगार्ड ड्यूटीज। आगे बढ़ते हुए अभी सेफगार्ड ड्यूटी में ही एक वर्ड आता है प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी। सर ये प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी मतलब क्या है, यू आर मेकिंग प्रोविजन ऑफ समथिंग, जैसे अकाउंटिंग टर्म में प्रोविजन, यानी कोई चीज हमें कंफर्म नहीं है तो हम प्रोविजन कर रहे हैं। जैसे अब मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कंट्री से, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से देयर इज सडन इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। सडन इंक्रीज हुआ, सडनली बढ़ गए मेडिकल डिवाइसेस का इंपोर्ट, सडनली बढ़ गया। लेकिन ये सडन इंक्रीज जो हुआ है इसे आइडेंटिफाई करने में, इसको स्टडी करने में,
गवर्नमेंट को समय तो लगेगा ना, इट विल टेक सम टाइम। मान लेते हैं ये सब स्टडी करने में हमें 2 महीने लग गए, लेकिन 2 महीने में तो बहुत सारा इंपोर्ट हो चुका है इंडिया में, उसका क्या? तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी तो हो चुकी है, नुकसान तो हो चुका है। तो उसे प्रोडक्ट प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास में एक पावर है कि पेंडिंग द स्टडी, हमारा स्टडी पेंडिंग करने से पहले ही हम लोग प्रोविजनल लेवल पर सेफगार्ड ड्यूटी लेवी कर देंगे। तो प्रोविजनल लेवी पर जब हमने सेफगार्ड ड्यूटी लेवी कर दी और स्टडी करने के बाद में पता अगर चला कि यस ये इतनी सेफगार्ड ड्यूटी चाहिए थी, अच्छी बात है, हमको चाहिए थी, हमने लेवी किया। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं यार, देर इज नॉट इंक्रीज, हमने तो फालतू में एक्स्ट्रा सेफगार्ड ड्यूटी कलेक्ट कर लिया। तो जो आपने सेफगार्ड ड्यूटी कलेक्ट किया वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगी, आपको वापस कर देगी। मतलब द सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस ड्यूटी impose a provisional safeguard duty on the basis of preliminary determination that increased imports have caused or threatened to cause serious injury to domestic industry, provided that where on final determination the central government is of the opinion that increased import have not caused or threatened to cause serious injury to domestic industry, it shall refund the duty so collected। मतलब गवर्नमेंट की इंक्वायरी पेंडिंग है कि सडन इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है इंपोर्ट में, इसके वजह से मेरे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है, इंजरी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इंक्वायरी पेंडिंग रखते समय गवर्नमेंट क्या लेवी करेंगी, सेफगार्ड ड्यूटी लेवी करेंगी। तो भाई प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी में लेवी कर दे, उसका नाम हमने दिया प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी, और हमारी इंक्वायरी कंटिन्यू है। अगर इंक्वायरी करने के बाद में ये पता चला कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान तो हो रहा था, तो सेफगार्ड ड्यूटी हमने सही में लेवी किया है, वो करेक्ट। लेकिन अगर इंक्वायरी में पता चला कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान नहीं हो रहा था, हमने तो सेफगार्ड ड्यूटी फालतू में लेवी कर दिया, तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, ये सेफगार्ड ड्यूटी आपको वापस कर देंगी, ये सेफगार्ड ड्यूटी आपको क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी शैल नॉट रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड मोर देन 200 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ व्हिच इट वाज इन फोर्स। मतलब अगर आज गवर्नमेंट ने प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लेवी किया है तो ये मैक्सिमम 200 दिन के लिए हो सकती है, 200 डेज के लिए हो सकती है। तो 200 दिन में गवर्नमेंट को अपना रिसर्च, अपना इंक्वायरी पूरा करना है और फाइनल कंक्लूजन पे आना है। तो एक बार फिर से इसको देखते हैं कि द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंडिंग द इंक्वायरी on the basis of preliminary determination that increased import have caused or threatened to cause a serious injury to domestic industry, है ना। तो क्या रेवी करेंगे, प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी रेवी करेंगी, प्रोवाइडेड दैट where on final determination the central government is of the opinion that increased imports have not caused or threatened to cause serious injury to domestic industry, it shall refund the duty so collected, provided further that the provisional safeguard duty shall not remain in force for more than 200 days from the date on which it was imposed। आपको ये पूरा याद होगा, राइट। लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो सकती है बट मेजर वर्ड क्या है कि सर सेफगार्ड ड्यूटी कब लेवी करते हैं, व्हेन देयर इज सडन इंक्रीज इन द इंपोर्ट ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी का मतलब क्या है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बेसिस पर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये इंक्रीज्ड इंपोर्ट मेरे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है या फिर थ्रेट कर रहा है नुकसान पहुंचाने का, तो गवर्नमेंट इंक्वायरी पेंडिंग करने पे प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी लेवी कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट खत्म। सेकंड पॉइंट, इफ ऑन फाइनल इंक्वायरी इट इज फाउंड दैट देयर वाज नो नीड ऑफ safeguard duty, then provisional safeguard duty so collected will be refunded। और लास्ट पॉइंट, ये प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी मैक्सिमम 200 डेज के लिए हो सकता है। ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स में कई बार पूछा गया है कि प्रोविजनल सेफगार्ड ड्यूटी कैन बी फॉर मैक्सिमम डैश नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे अभी। ठीक है, 5 तरह की ड्यूटीज हमने अभी तक पढ़ी है, राइट। अगला ड्यूटी क्या है ये समझने से पहले ये एक एग्जांपल आप लोग समझिए। मान लेते हैं ये पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है, राइट। ये प्रोडक्ट यूएसए में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है और इंडिया में भी मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसकी प्राइस 1000 यूएसए में है, 1000 इंडिया में है। ठीक है, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस यूएसए में भी 1000 है, इंडिया में भी 1000 है, बट ये इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहा है 900 रुपए में। ऐसा कैसे, मतलब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस 1000 हो रहा है बट इंडिया में एक्सपोर्ट कितने में हो रहा है, ये 900 रुपए में। सर ऐसा कैसे हो गया?
हाउ इट इज पॉसिबल? सो जब इंक्वायरी की तब हमको पता चला कि यूएसए की गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो यूएसए ने सब्सिडी दिया 100 रुपीज का, इसकी वजह से इसकी इंपोर्ट की प्राइस इंडिया में कितनी होगी, 900 की होगी, और प्राइस इन इंडिया कितनी है, 1000 की। अब मतलब एक ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, इसकी यूएसए में 100 रुपीज में सब्सिडी देने की वजह से इसकी इंडिया में इंपोर्ट की प्राइस है 900 और इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की प्राइस है 1000। तो ऑब्वियसली कंज्यूमर तो जिसकी प्राइस कम है वो लेगा। तो सो फॉरेन कंट्री ने सब्सिडी दिया टू प्रमोट दी एक्सपोर्ट, बराबर है। तो यूएसए का सेल और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हमारे मोदी जी सोचेंगे अब हमें क्या करना चाहिए। सो वी हैव वन ऑप्शन, जैसे कि हमने आईजीएसटी में पढ़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स लेवी करेंगे। क्या लेवी करेंगे, काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। सब्सिडी सब्सिडी को काउंटर करने के लिए, कितनी, इक्विवेलेंट टू सब्सिडी गिवन इन अ फॉरेन कंट्री। मतलब यहाँ पे सब्सिडी कितनी दी थी, 100 रुपीज की, तो हम लेवी करेंगे एंटी सब्सिडी ड्यूटी 100 रुपीज। तो इसका इंपोर्ट प्राइस इंडिया में 900 था, एंटी सब्सिडी ड्यूटी लेवी किया 100 रुपीज का। अब इसका न्यू प्राइस कितना हो गया, 1000 रुपीज का हो गया। तो ऑटोमेटिकली इसका एक्सपोर्ट इंडिया से कम हो जाएगा, या इंडिया में इसका इंपोर्ट कम हो जाएगा। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट हो गई। ट्रम्प साहब रोते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कहेंगे यस नाउ इट इज फेयर डील, नाउ इट इज अ फेयर डील, बराबर है। एक बार समझने के लिए फिर से मैं कह देता हूँ। मान लेते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो यूएसए में मैन्युफैक्चर हो रहा है 1000 रुपीज में। यूएसए की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसका एक्सपोर्ट प्रमोट करने के लिए इसको सब्सिडी दे रही है 100 रुपीज की, बराबर है। सो इसकी वजह से इसका इंडिया में इंपोर्ट का प्राइस कितना होगा, 900 रुपीज हो गया। तो इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा, हम लेवी करेंगे एंटी सब्सिडी ड्यूटी। क्या लेवी करेंगे, एंटी सब्सिडी ड्यूटी। कितना लेवी करेंगे सर, ये इक्विवेलेंट टू सब्सिडी गिवन इन अ फॉरेन कंट्री। जितना आपने फॉरेन कंट्री में सब्सिडी है उतना लेवी करेंगे। मतलब कितना लेवी करेंगे, 100 रुपीज। तो न्यू इंपोर्ट प्राइस कितनी होगी, 1000। अब ये फेयर डील है दोनों की। मतलब countervailing duty on subsidized articles, it is levied, duty levied if the articles are imported into India by getting the subsidies from the other country, right? The amount of countervailing duty shall not exceed the amount of subsidy paid. जितना यहाँ पे सब्सिडी मिला है उतना ही लेवी कर सकते हो, and it shall be enforced for a period of 5 years from the date of its imposition and can be extended for a period of further 5 years. मतलब इनिशियली ये 5 साल के लिए हो सकता है and it can be further extended to 5 years. एक हमने ड्यूटी पढ़ी थी जो इनिशियली 4 साल के लिए थी, बाद में फर्दर एक्सटेंड करके वो 10 साल तक की जा सकती है। ये 5 साल के लिए रहेंगी और 5 साल के लिए बढ़ाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा फिर से 10। आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके पिछला जितना भी हमने 6 टाइप की ड्यूटीज पढ़ी है, बेसिक कस्टम ड्यूटी, आईजीएसटी, कॉम्पेंसेशन सेस, प्रोडक्टिव ड्यूटीज, सेफगार्ड ड्यूटीज, एंटी सब्सिडी ड्यूटीज, 6 ड्यूटीज पढ़ी है। एक बार क्विकली उसको रिलुक कीजिए, कुछ आपको क्वेरी तो उसको नोट डाउन करके रख दीजिए। फिर हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे अगली वीडियोस पढ़ने के लिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड दिस अनदर एग्जांपल। अगले टाइप ऑफ वीडियो समझने के लिए मान लेते हैं ये स्टील है ना, और ये स्टील की प्राइस जो चाइना में अगर ये स्टील मैन्युफैक्चर हो रहा है तो चाइना में इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस, चाइना के अंदर, नॉट इन इंडिया, चाइना के अंदर इसका नॉर्मल प्राइस है 15,000। कितना है, 15,000। लेकिन ये दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है 10,000 में। चाइना में प्राइस है 15,000, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहा है 10,000 में। सर ऐसा कैसे, इसे कहा जाता है डंपिंग। क्या कहा जाता है इसे, डंपिंग। यानी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी तुम्हारे अपने कंट्री में प्राइस 15,000 है, उसे आप दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहे हो 10,000। सो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर डूइंग डंपिंग। यू वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड, राइट। तो दुनिया क्या कहेगी, रुको भाई ये गलत प्रैक्टिस हो रही है, इस पर्टिकुलर इंपोर्ट को रोको। तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या चार्ज करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। मतलब एंटी डंपिंग ड्यूटी इज चार्ज व्हेन
a particular product is dumped into your country at a price less than its market value. रीजन इसका कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं चाइना के पास में एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, बहुत सारा स्टील बना रहे हैं वो लोग, उनकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रुके हुए, तो अब हम क्या करेंगे, हमें स्टील तो बनाना है, इसकी प्राइस चाइना में 15,000 है, 15,000 रुपीज़ है, दुनिया में कैसे डंप करें, तो क्या करें, प्राइस कम कर दें, कंज्यूमर तो वही लेंगे जिसकी प्राइस कम, बट दुनिया को तो अपनी इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना है, तो क्या चार्ज करेंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे आएगी, इट विल बी चार्ज इक्वल टू डंपिंग मार्जिन, इक्वल टू डंपिंग मार्जिन। अब सर डंपिंग मार्जिन का मतलब क्या है, डंपिंग मार्जिन इक्वल्स टू नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस प्राइस एट विच इट इज डंप। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी थी इसकी, 15,000, डंप कितने पे गया था, 10,000 पे, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी आएगी, 5,000 रुपीज़ की आ जाएगी, 5,000 की आ जाएगी। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझने के लिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी कब चार्ज करते हैं, व्हेन अ पर्टिकुलर कंट्री ट्राइज टू डंप its production into our country, then its price at which it is exported into our country will be less than its market price या normal price, तो हम चार्ज करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी विल बी चार्ज इक्वल टू डंपिंग मार्जिन। सर डंपिंग मार्जिन का मतलब क्या है, द नॉर्मल सेलिंग प्राइस माइनस प्राइस एट विच इट इज डंप्ड। हियर नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 15,000 एंड इट इज डंप्ड एट रुपीज 10,000, तो डंपिंग ड्यूटी कितनी आएंगी, 5,000 रुपीज, ताकि हम हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। सो वी वांट टू डोमिनेट द वर्ल्ड बट वी हैव अ शील्ड ऑफ व्हाट, एंटी डंपिंग ड्यूटी के नाम से, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। आगे बढ़ते हुए एक बार समझ लेते फिर से। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, इट इज इम्पोर्ट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी पर्टिकुलर कंट्री से जब ज़्यादा इम्पोर्ट होगा तभी हम लेवी करेंगे। where any article exported by an exporter to India at less than its normal value, then upon the importation of such article into India, the central government may impose an anti-dumping duty, right? तो ये जो प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट हुआ है, ये इंपोर्ट हुआ है लेस देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। देखा तो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, उसकी नॉर्मल प्राइस थी 15,000 बट इंडिया में बेचा था 10,000 में, राइट। सो बेसिस क्या रहेगा ऑफ imposition of anti-dumping duty, price of the product is lower than its production cost। आप जो प्राइस में इंडिया में प्रोडक्ट बेच रहे हो वो उसकी प्राइस उसके प्रोडक्शन कॉस्ट से भी कम है। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इन द थर्ड कंट्री कंपेयर करेंगे एंड कंपेयर करेंगे इंजरी रेट और चार्ज करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। सर ये सारी चीज़ें क्या है, इंजरी रेट वगैरह क्या, ये याद नहीं रहा तो भी चलेगा, ये सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स है, आपको याद रखना है वो, दैट इट विल बी चार्ज इक्वल टू डंपिंग मार्जिन। डंपिंग मार्जिन का मतलब क्या है सर, उसका नॉर्मल प्राइस माइनस प्राइस एट विच इट इज डंप, तो हो गया डंपिंग मार्जिन। इसी को हम कहेंगे इंजरी रेट, हमारे को कितने का इंजरी हो रहा है, राइट। सो एंटी डंपिंग ड्यूटी इज द अमाउंट ऑफ टैक्स और ड्यूटी दैट इज इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हेन द इंपोर्ट्स आर प्राइस्ड बाय अ फॉरेन सेलर लोअर देन द प्राइस दैट दोज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विल फेच इन द ओपन मार्केट ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री ऑफ दिस फॉरेन सेलर। यानी एक प्रोडक्ट आपके कंट्री में ही सर 15,000 का बिक रहा है, वो हम आप हमें 10,000 का दे रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, डंप कर रहे हो उस प्रोडक्ट को हमारे कंट्री में, तो हम चार्ज करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी। जितना डिफरेंस है, 15,000 की नॉर्मल प्राइस थी, 10,000 में आपने हमें एक्सपोर्ट किया, तो डिफरेंस क्या है, 5,000 का है, तो डंपिंग मार्जिन कितने की, 5,000 की है, तो हम चार्ज करेंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। एक बार क्विकली देख लीजिए, ये सारे वर्ड, डंपिंग मार्जिन, इसका ये फॉर्मूला और ये क्यों लेवी करते हैं, सब कुछ आपको याद चाहिए, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको पता होना चाहिए। थियरी में भी अगर थियरी क्वेश्चन है तो आपको लिखते आना चाहिए। थियोरेटिकल वर्ड्स में आपको पीपीटी में ऑलरेडी मिल रहा है, वो आप लोग नोट डाउन करके रखो ताकि आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर पाओ। एमसीक्यू के लिए आपको या ऑब्जेक्टिव के लिए वर्ड्स काम में आएंगे, प्रैक्टिकल के लिए पूछेंगे सीधे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि इसकी प्राइस चाइना में 15,000 की है, इंडिया में 10,000 की है, कैलकुलेट एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो 5,000 की तरह एंटी डंपिंग ड्यूटी आएंगी। एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। नंबर्स कुछ और, हमने नंबर्स इजी करने के लिए दिए। तो हमारे मेजर टाइप्स ऑफ ड्यूटीज खत्म हो चुके हैं इंपोर्ट वाले, ठीक है। एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ड्यूटीज है नहीं, ये हमने पहले भी पढ़ा है। एक्सपोर्ट ड्यूटी सेकंड शेड्यूल में लेवी करते हैं, राइट। ये कुछ ये सारे नाम वगैरह कुछ भी याद नहीं रखा तो भी चलेगा,
देयर इज नो नीड, नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोराइजिंग और लर्निंग एवरीथिंग दिस, डोंट लूज स्लीप ओवर दिस। सिर्फ याद रखना है कि सर एक्सपोर्ट ड्यूटी किसके है, कस्टम टैरिफ एक्ट के सेकंड शेड्यूल में दी गई है, बस इतना याद रखना, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस दिया है इग्नोर मारो उसको, याद रखना एक्सपोर्ट ड्यूटी दी गई है सेकंड शेड्यूल में दी गई है। अब आगे हम लोग लास्ट स्लाइड के ऊपर बढ़ रहे हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो कस्टम ड्यूटी का एग्जेम्पशन भी दे सकती है। तो एग्जेम्पशन कैन बी जनरल एग्जेम्पशन, मतलब ऑफिशियल गैजेट में बोल दिया कि ये एग्जेम्पशन है, एंड इट कैन बी स्पेसिफिक एग्जेम्पशन, मतलब ये कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में एग्जेम्पशन मिल रहा है। क्या है, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है, अगर आया शॉर्ट नोट, राइट शॉर्ट नोट ऑन एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी, तो सिर्फ इतना याद रखना है कि सर देयर आर टू काइंड्स ऑफ एग्जेम्पशन, वन कैन बी जनरल एग्जेम्पशन, वन कैन बी स्पेशल एग्जेम्पशन। जनरल एग्जेम्पशन अवेलेबल ऑफिशियल गैजेट में, सबको जनरली मिलेगा। स्पेशल एग्जेम्पशन मिलेगा अंडर सर्टन स्पेसिफिक और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। So general exemption by notification in the official gazette, exempt generally either absolutely or subject to such condition as may be specified in the notification. Goods of any specified description from the whole or any part of duty of the custom leviable thereon. Special exemption by special order in each case, exempt from payment of duty any goods on which duty is leviable under certain exceptional and specific circumstances. साथ में ये है कि नो ड्यूटी शैल बी कलेक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेविएबल इज इक्वल टू और लेस देन ₹100। ये वाला पार्ट रिबेट और रिमिशन जब हम पढ़ेंगे तब वापस से रिपीट होगा, तो ये नोट अगर आपको याद नहीं है तो भी चिंता नहीं करने का, इसका रिबेट और रिमिशन नाम के चैप्टर में प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, राइट। तो यहाँ पर हमारा टाइप्स ऑफ ड्यूटीज खत्म हो चुका है, राइट, वी आर डन विद दी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज। तो आप लोगों को टाइप्स ऑफ ड्यूटी पूरा पता होना चाहिए, जैसे जो भी बुलेट पॉइंट्स हमने पढ़े वो पता होना चाहिए कि बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या है, इसके दो टाइप्स है, राइट। दो टाइप्स कौन से हैं, नॉर्मल रेट, प्रेफरेंशियल रेट। प्रेफरेंशियल रेट कब लेवी करेंगे, तो उसकी 4 कंडीशंस कि सर इंपोर्टर को अप्लाई करना है, गुड्स प्रेफरेंशियल कंट्री से आने चाहिए, प्रेफरेंशियल गुड्स होने चाहिए और गुड्स उसी कंट्री में मैन्युफैक्चर होने चाहिए। देन कस्टम टैरिफ एक्ट के कॉलम हेडिंग्स, मेजर 4 कॉलम हेडिंग्स होते हैं, सीरियल नंबर और HSN कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमोडिटीज और गुड्स, मेजरमेंट का यूनिट क्या है, देन रेट ऑफ ड्यूटी, देन IGST क्या है। तो सर उस जो प्रोडक्ट आपने इंडिया में इंपोर्ट किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर इंडिया में जितना GST लगता है उतना ही मैं IGST के नाम पे इंपोर्ट के ऊपर लेवी करूंगा, तो ये याद होना चाहिए। देन थर्ड हमने पढ़ा था कॉम्पेंसेशन सेस, तो सर कॉम्पेंसेशन सेस डीमेरिट गुड्स के ऊपर या लग्जरी गुड्स के ऊपर ही आएगा, उसका कुछ नाम याद होना कि कोल हो गया, टोबैको हो गया, पान मसाला हो गया, लग्जरीज कार्स हो गई, इनिशियली ये 5 साल के लिए भी करेंगे, ये भी आपको याद होना। देन फोर्थ था प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए लेवी करेंगे कमीशन के रिपोर्ट के अनुसार। देन फिफ्थ हमने पढ़ा सेफ गार्ड ड्यूटी, तो सेफ गार्ड ड्यूटी कब लेवी करते हैं, व्हेन देयर इज सडन इंक्रीज इन दी इनपुट ऑफ द पर्टिकुलर क्वांटिटी या कमोडिटी। तो इनिशियली ये 4 साल के लिए आएंगे, 10 साल तक के जा सकता है। प्रोविजनल सेफ गार्ड ड्यूटी पे लेवी कर सकते हैं मैक्सिमम 200 दिन के लिए, अगर ये गलत हुई तो रिफंड करेंगे, सही हो तो कंटिन्यू करेंगे। देन एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री पर्टिकुलर प्रोडक्ट इंडिया में डंप कर रहा है एट अ प्राइस हायर देन द प्राइस अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट, तो जो डंपिंग मार्जिन है, मतलब नॉर्मल प्राइस उसका 15,000 है, इंडिया में डंप कर रहे हो 10,000 में, तो 5,000 का हम एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज करेंगे। देन हमने पढ़ा एंटी सब्सिडी ड्यूटी, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री सब्सिडी दे रही है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कमोडिटी के ऊपर ताकि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी एक्सपोर्ट हो पाए, तो जितना उस कंट्री में सब्सिडी मिला है उतना ही हम क्या चार्ज करेंगे, एंटी सब्सिडी ड्यूटी चार्ज करेंगे, बराबर है। फिर कस्टम इंपोर्ट ड्यूटी दी गई है किस टैरिफ एक्ट के शेड्यूल में, एक्सपोर्ट ड्यूटी कौन से शेड्यूल में दी गई है, ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, बराबर है। एग्जाम्शन के ऊपर छोटा मोटा पता होना चाहिए, मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट पे आपको पहले थियरी अच्छे से प्रिपेयर करना है। थियरी प्रिपेयर करने के बाद में जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे बड़े बड़े, तब हम प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। आगे अगर आपने मेरे अभी तक के वीडियोस देखे होंगे तो आपको एक आइडिया आ गई होगी मोटी मोटी कि पहले हम कुछ लेक्चर्स थियरी के करते हैं, फिर उन्हीं के ऊपर हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, ताकि जब प्रैक्टिकल्स करें तब थियरी का आपका बेस बना रहे, और मैं प्रैक्टिकल पढ़ाते समय थियरी भी रिवाइज कर रहा हूँ, तो हैंड इन हैंड समझा। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करा दूँ कि जो भी वीडियोस आप लोग पढ़ रहे हो आपको सीक्वेंस में पढ़ने हैं, आपको सबका पेन पेंसिल लेके आपको उसका नोटिंग भी करना है, और कुछ अगर क्वेरीज होती है तो आपको स्पेसिफिकली लिख कर रखनी है, और बाद में मुझे क्वेरीज आपको पूछनी है, और जिस भी वीडियो में जो भी आपको होमवर्क दिया आपको होमवर्क पूरा करना है और उसके आंसर मेरे साथ में डिस्कस करना है। So I will end this session here.
थैंक यू वेरी मच।